हेलो स्टूडेंट, प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 6 लेके हम आए हैं। पार्ट 5 में आपने लास्ट में UVF के बारे में सीखा था कि U क्या है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी आपने कहा था U कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है U। दर्पण आपने मान लीजिए वस्तु यहाँ रख दी, तो दर्पण के ध्रुव से AB वस्तु है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी आपकी U कहलाती है। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए प्रतिबिंब ये बना, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V, और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है F। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को आप U कहते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब जो बना, प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी F कहलाती है। चिन्ह परपाटी हमने आपको समझाई थी। यदि दर्पण के इस तरफ है, ये देखिए वस्तु हमेशा दर्पण के इसी तरफ लेफ्ट तरफ रखी जाती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। आपने वस्तु को हमेशा इस तरफ रखा था, दर्पण के लेफ्ट में रखा था। अवतल दर्पण की यहाँ देखिए, चाहे वस्तु को आप कहीं भी रखें, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी U हमेशा नेगेटिव होती है। आप वस्तु को हमेशा इस तरफ रखते हैं ना, तो चिन्ह परपाटी ये है कि यदि कोई वस्तु दर्पण के लेफ्ट में रखी जाती है तो U नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए अवतल दर्पण का फोकस भी इस तरफ है ना, अवतल दर्पण का फोकस इस तरफ है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी नेगेटिव होगी। और देखिए इस वाले केस में जब वस्तु F और C के बीच में रखी है, उसका प्रतिबिंब देखिए इस तरफ बन रहा, तो प्रतिबिंब तक की दूरी VV नेगेटिव होगी इस केस में। अवतल दर्पण में देखिए इस केस में जो दूरियां इस तरफ होती हैं, दर्पण के लेफ्ट में होती हैं, दर्पण के सामने होती हैं ये दूरियां, इनमें देखिए U तो हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि वस्तु को आप हमेशा इस तरफ रखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस देखिए इस तरफ है ना। उत्तल दर्पण का फोकस देखिए, ये उत्तल दर्पण है, ये फोकस है, ये P है, ये C। देखिए उत्तल दर्पण का फोकस इस तरफ है दर्पण के, है ना। तो ये उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव होगा और अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण का फोकस पॉजिटिव होगा। देखिए अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव, उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव। और ये देखिए वस्तु को आप हमेशा यहाँ रखते हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है, U नेगेटिव होगी। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है, U नेगेटिव होगी क्योंकि वस्तु हमेशा इस तरफ की जाती है। उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में होगा क्योंकि वो दर्पण के इस तरफ है। अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होगा क्योंकि वो दर्पण के इस तरफ है। ये सब ध्यान रखना, चिन्ह परपाटी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U होती है और वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाती है, वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाती है। इसलिए U चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, U सदैव नेगेटिव होता है। उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव होता, अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होगा क्योंकि इस तरफ है ना अवतल का। देखिए यदि प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ बन रहा तो V नेगेटिव होगा। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है। यदि प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा तो V नेगेटिव होगा। यदि प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा होता, जैसे इसमें प्रतिबिंब है ना, हमेशा P और F के बीच में बनेगा, ऐसे ही इसमें V हमेशा, आपको पता है उत्तल दर्पण में आप जहाँ चाहे वस्तु रख लीजिए, उत्तल दर्पण में जहाँ चाहे वस्तु रख लीजिए, प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ये पता है ना। तो देखिए ये प्रतिबिंब है,
दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v कहलाती है। इसमें देखिए v पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में u तो नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा और f भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। ये तो होगा e, u, v और f की चिन्ह परिपाटी। अब देखिए आपको ये पता है ना, उत्तल दर्पण में एक केस, अवतल दर्पण में एक केस ऐसा होता है जब वस्तु P और F के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता आभासी, पता है ना। देखिए ये वस्तु तक की दूरी u नेगेटिव है, फोकस तक की दूरी f, u भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव, लेकिन दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो प्रतिबिंब इस केस में यहाँ बन रहा। ये हो गई चिन्ह परिपाटी। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी f। जो दूरियां दर्पण के इस तरफ होंगी वो नेगेटिव और जो दूरियां इस तरफ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। इसके अलावा यदि कोई वस्तु मुख अक्ष के ऊपर रखी है, देखिए ये मुख अक्ष के ऊपर रखी है, वस्तु की लंबाई को O कहते, O। यदि कोई वस्तु मुख अक्ष के ऊपर रखी है तो O पॉजिटिव होगा। यदि प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बनता है तो इमेज, I माने इमेज भी पॉजिटिव होगी। यदि वस्तु मुख अक्ष के ऊपर रखी है तो ऑब्जेक्ट की लंबाई प्लस में होगी। यदि प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बन रहा है तो I नेगेटिव होगा। अर्थात मुख अक्ष के ऊपर की लंबाइयाँ पॉजिटिव नापी जाती हैं और मुख अक्ष के नीचे की लंबाइयाँ नेगेटिव मानी जाती हैं। समझ में आया। अब आप आवर्धन पे आ जाइए। रेखीय आवर्धन, आवर्धन को अपन ऐसे समझ सकते, ऐसे दिया होगा 3 गुना 4 गुना अवतल दर्पण से 3 गुना प्रतिबिंब बनता है तो ये आवर्धन है। आवर्धन को आप आवर्धन 3 गुना 4 गुना, पहले ये उतार लीजिए फिर आगे देखें। देखिए रेखीय आवर्धन, आप आवर्धन की आप डेफिनेशन तो सीखिए, पेपर में आती है रेखीय आवर्धन, लेकिन आवर्धन को आपने कहीं देखा है? आप आगे चल के संख्यात्मक क्वेश्चन करेंगे, उसमें आएगा किसी वस्तु का आधा प्रतिबिंब बनता है, आधा माने आवर्धन आइए। किसी वस्तु अवतल दर्पण से किसी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 2 गुना m है ना जी, यही तो m आवर्धन कहलाता, इसी को m बोलते हैं। 2 गुना आधा, तिहाई, 3 गुना 4 गुना, ये m कहलाता। ठीक। अब देखिए यदि तो सबसे पहले आवर्धन की डेफिनेशन, ये तो आपको डेफिनेशन पेपर में लिखना है। देखिए आवर्धन की अगर डेफिनेशन आती है तो पेपर में लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। आवर्धन ऐसा भी, जैसे हमने कहा 2 गुना 3 गुना आधा, ये आवर्धन कहलाता। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई इमेज की लंबाई I, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब I, इमेज की लंबाई, और उस वस्तु की लंबाई माने ऑब्जेक्ट की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इमेज की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई, इमेज की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, अवतल दर्पण द्वारा बने या उत्तल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई।
अब प्रतिबिंब कहाँ से बन रहा? दर्पण से। यहाँ पे आपको दर्पण पढ़ाया जा रहा। प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात आई, प्रतिबिंब की लंबाई माने इमेज की लंबाई, और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से निरूपित करते हैं। फिर देखिए, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई I अपॉन वस्तु की लंबाई O, m इक्वल टू I अपॉन O रेखीय आवर्धन कहलाता है। देखिए, इसको थोड़ा सा प्रूफ करें। फिर से आप परिभाषा, आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। प्रतिबिंब की लंबाई बटे अपॉन वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रतिबिंब I माने प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन O माने ऑब्जेक्ट की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए एक इसको प्रूफ करें थोड़ा सा। हमने आपको अवतल दर्पण में हम प्रूफ करके दिखाया रेखीय आवर्धन। अवतल दर्पण में आपको 3 तो सूत्र सिखाए थे और एक और बताया था हमने ये बताया था कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण की ध्रुव पर तिर्यक गिरती है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण की ध्रुव से तिर्यक टकराती है तो मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष उतना ही कोण बनाती है। ये बताया था हमने कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण पर के ध्रुव से तिर्यक टकराती है। देखिए, तिर्यक, समांतर नहीं, समांतर तो ऐसी चलती, तिर्यक टकराती है तो जितने कोण पर वह आपतित हुई थी, परावर्तन कोण भी उसका उतने ही कोण पर वह परावर्तित हो जाती है। यानी ये I और ये R, ये आपको बताया था हमने। देखिए, मान लो ये आपने एक वस्तु रख दी, दूसरा चित्र बनाया इसका। हमने आपको अवतल दर्पण के हमने फॉर्मूले सिखाए थे। एक तो ये सिखाया था कि मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी, कहा था ना, मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी। नंबर 2 हमने ये सिखाया था PCF वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। तीसरा फॉर्मूला हमने सिखाया था कि फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष से दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर हमने एक नियम बताया था आपके लिए कि यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव से तिर्यक टकराती है तो मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर ये तिर्यक वापस निकल जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण इसमें बराबर होते हैं। देखिए, हम इसका उपयोग करेंगे और इसका उपयोग करेंगे। ये 4 फॉर्मूले होते हैं अवतल दर्पण के। आपने इन 3 का उपयोग किया, 3 में से कोई भी 2 फॉर्मूले आप लगा देते थे तो आपको अवतल दर्पण की आकृति समझ में आ जाती थी। देखिए, इसको प्रूफ करें। ये P हो गया, ये C हो गया, इसके मध्य में F है। जी हमने वस्तु रख दी, मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। नंबर 2, यहाँ देखिए, ध्रुव पर सिर से ध्रुव पर जो किरण
त्रियक आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर वह वापस निकल जाती है। ये है, लो ये देखिए, हमने 5वीं स्थिति का चित्र ऐसे भी बना दिया। 5वीं स्थिति का चित्र आपने देखा, ये ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है, ये A1 B1 उसका प्रतिबिंब है। ये M लिख लीजिए, इसे M मान लीजिए, ये F है ही। मुख्य अक्षीय समांतर चलने वाली किरण फोकस से गई और जो त्रियक ध्रुव पर जो किरण त्रियक आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात जितने कोण पर मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। ठीक है, ये आपने एक चित्र बना लिया। आप लोगों ने ट्राइंगल में सिमिलरिटी पढ़ी थी, ट्राइंगल में पढ़ा था ना, मैथ में ट्राइंगल में आपने सिमिलरिटी पढ़ी थी, और सिमिलरिटी में आपने कहा था, देखिए ये ट्राइंगल। अब देखिए, जितने मैथ नहीं पढ़ी है अब वो सिमिलरिटी नहीं समझ पाएगा। आपको पता है ना, सिमिलरिटी हमने बताया था कि एंगल एंगल सिमिलरिटी होती है, बोला था ना हमने। देखिए, ये आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर, आई आर के इक्वल है, आपको बताया था। और देखिए, ये 90 के हैं। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये तो पता है ना। एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हमने आपको पढ़ाया था। एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से हमने कहा था, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अगर बराबर हो जाएं तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। आप पूरी सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं, पूरा आपने ट्राइंगल पढ़ लिया। ठीक है, देखिए इसको हम प्रूफ करके दिखाएं आपको। आपको ये पता है ना, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी f कहलाती है। देखिए, सभी दूरियां इस तरफ हैं, है ना। और वस्तु की लंबाई को आप o बोलते, प्रतिबिंब की लंबाई को आप I बोलते। यदि मुख्य अक्ष के ऊपर है, यदि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो O कहेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब है, वस्तु O प्लस में होगा, ये बोला था। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी तो O प्लस में होगा। और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब है, यदि मुख्य अक्ष के नीचे है तो वह नेगेटिव होगा। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां आप I माइनस में होगा, ये बोला था हमने। देखिए, त्रिभुज ए बी पी, यहाँ से हम इसको त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज A1 त्रिभुज A1 B1 P में है। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज A1 B1 P में एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल A1 B1 P प्रत्येक समकोण है। एंगल ए बी पी इक्वल टू A1 B1 P प्रत्येक समकोण है। और एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल A1 P B1। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से देखिए, आप लोगों ने सिमिलरिटी पढ़ी होगी, तो ये वाला ट्राइंगल, इसलिए ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल A1 B1 P। अब देखिए, जिसने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी होगी उसे समझ में नहीं आएगा। सिमिलरिटी पढ़ते समय आप लोगों ने लापरवाही की ना, याद है ना। सिमिलरिटी आप लोगों ने पढ़ी, आप लोगों ने लापरवाही की थी, याद होगा। कितना समझाया था कि ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये फिजिक्स में लग गया, कुछ चैप्टर इसके आउट सिलेबस से बाहर हो गए, नहीं तो और भी जगह इसकी सिमिलरिटी का उपयोग होना था फिजिक्स में।
और भी जगह सिमिलरिटी का उपयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो आपको वो ख़त्म कर दिए गए। यू वी एफ में जो रिलेशन है वो आपको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। समरूप हो गए। आपको पता है जो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं करेस्पॉन्डिंग साइड है ना, वो रेशियो में होती हैं समरूप त्रिभुजों की। देखिए बताइए, इसका लंब क्या है ए बी, बट इसका लंब क्या है A1 B1, इसका आधार क्या है BP, बड़े वाले का आधार BP है और छोटे वाले का आधार क्या है B1P। इस समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब आप क्या करेंगे, AB, बताइए AB क्या है, ऑब्जेक्ट की लंबाई। आप AB को लिख दीजिए, AB को लिख दीजिए O, A1 B1 है प्रतिबिंब की लंबाई, इसे लिख दीजिए आप -I चिन्ह पर पाटी से। देखिए वस्तु की लंबाई है ना, मुख्य अक्ष ऊपर है ना, तो इसलिए प्लस O लिख दिया, और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है तो -I लिख दिया, इक्वल टू BP, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी BP है, इसे आप -U लिखिए, इस तरफ है ना वो, और देखिए प्रतिबिंब भी इस तरफ है, इसे आप -V लिख दीजिए। अब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और इसे पलटिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखो माइनस से आप इसे I/O इक्वल टू -V/U, माइनस से हमने इसको डिवाइड कर दिया। I/O को तो आप M लिख सकते, देखिए देखा है, I/O को क्या लिख सकते हैं आप, M लिख सकते। लो, इसलिए M इक्वल टू I/O, M इक्वल टू I/O इक्वल टू -V/U। ये है आवर्धन, ये आवर्धन है। देखिए M, अगर आपको आवर्धन निकालना हो तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए रेखीय आवर्धन दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी के ऋणात्मक अनुपात के बराबर भी होता है। M I/O के बराबर भी होता है, M माइनस के V/U के भी बराबर होता है। ये आप रिलेशन याद रखेंगे, ये प्रूविंग है इसकी। आपने इसे सिमिलर किया, सिमिलर करने के बाद आपने करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में लेके आपने ये प्रूव कर दिया। कर लेंगे ना, इतना करने आप पहले इतना उतार लीजिए रेखीय आवर्धन की परिभाषा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको U, V और F में रिलेशन, U आप जानने लगे, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है। V आप जानने लगे, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी। देखिए ये अवतल दर्पण के लिए भी है यही फॉर्मूला, ये उत्तल दर्पण के लिए भी है, ये अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण M बराबर I/O इक्वल टू -V/U। ये अवतल दर्पण के लिए भी आवर्धन का फॉर्मूला है और उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला है। UVF में रिलेशन होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये अवतल दर्पण के UVF में रिलेशन है। U समझ रहे ना, VF जानने लगे तो आप लोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए UVF में रिलेशन है ये आपका। ये आप उतार लीजिए, फिर आगे देखें। देखिए एक क्वेश्चन है, हमने अभी आपको U समझाया, V समझाया और F समझाया। U, V और F में जो रिलेशन होता है वो होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो आप जानते हैं U दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। V कभी नेगेटिव भी हो सकती, पॉजिटिव भी हो सकती। F भी अवतल दर्पण है यदि तो F नेगेटिव होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस इस तरफ होता ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अभी हम आपको अवतल दर्पण के कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं।
देखिए न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं यही पेपर में आते हैं। छोटी मोटी कोई परिभाषा पूछ लेंगे और आप ये समझिए कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। तो न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरह से लगाना। ये है इसको आप प्रूविंग करना, इस फॉर्मूले की प्रूविंग करना आपके कोर्स में नहीं है, हट गई है ये। इसको भी आप सिमिलरिटी से प्रूव करते, नहीं तो सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव करना पड़ता है इसको। लेकिन आप ये आप केवल से याद रख लीजिए कि U दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी अर्थात फोकस दूरी में ये रिलेशन होता है। इसके अलावा अभी आपने आवर्धन M = I/O = V/U भी आपने सीखा है। M = I/O - V/U भी आपने सीख लिया था। अब देखिए ये क्वेश्चन हल करें। क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। बताइए ये है अवतल दर्पण, ये P F C अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी। तो अवतल दर्पण का तो फोकस इस तरफ होता है ना, यानी ये वाली दूरी उसने 10 सेंटीमीटर दी है। तो F = -10 होगी। अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ये डिस्टेंस दी है लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये -10 होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। F = -10 हो गई। अवतल दर्पण है ना, अगर उत्तल दर्पण होता तो फोकस इसका इस तरफ होता तो F = +10 होता। यदि उत्तल दर्पण होता, यहाँ पे अवतल दर्पण है ना, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, F = -10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, 20 पर वस्तु रखी। अब आप देखिए, यानी फोकस दूरी तो उसने 10 दी है और वस्तु रख दी है 20 पे। इसका मतलब है वस्तु को उसने वक्रता केंद्र पर रख दिया। अब इस क्वेश्चन का तो उत्तर देने, ये क्वेश्चन पिछली साल बोर्ड में आया। ये क्वेश्चन की वस्तु फोकस दूरी है 10 और वस्तु रख दी वक्रता केंद्र पे। अब आपको पता है ना, आपको 6 स्थितियां याद है ना, तो अगर आपको 6 स्थितियां याद हैं तो आप उसका उत्तर ऐसे ही दे सकते। बताइए, बस फोकस दूरी है 10 और वस्तु रखी है, यानी फोकस दूरी 10 है, वस्तु वक्रता केंद्र यानी 20 पर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, इसका मतलब वस्तु। और आपको पता है ना कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है ना, आप वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी V = -20 आ जाएगी। फोकस दूरी कितनी है 10, वस्तु कहाँ रखी है 20, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी है बस। देखिए मतलब अगर आपने 6 स्थितियों को अच्छी तरह सीखा है तो आप बिना ही उसके कह सकते हैं। बताइए, फोकस दूरी 10 थी, वस्तु कहाँ रखी थी 20 पे, यानी वस्तु फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखी थी। फोकस दूरी की दूरी वक्रता केंद्र होता है। इसका मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। हमें पता है कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। लो बताइए, प्रतिबिंब तक की दूरी पूछी ना उसने, प्रतिबिंब तक की V = 20 सेंटीमीटर आएगा, -20 आएगा। क्यों आएगा -20? क्योंकि जो प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ बन रहा ना, इस तरफ की दूरी ना, इसका उत्तर V = -20 आने वाला है। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको बहुत सरल चैप्टर लगेगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, चूंकि अवतल दर्पण का फोकस तो इस तरफ होता है ना, तो F = -10 हो गई। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु रखी। U कितनी है, देखिए U ये है, U है आपका U हो गया -20 सेंटीमीटर। बताइए, यानी अगर आपको जानकारी है कि फोकस दूरी 10 है और वस्तु 20 पर रखी है, यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, आप मौखिक उत्तर दे सकते हैं इसका कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के नीचे बनेगा, यानी V ये होगा, V 20 होने वाला है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार -20 होगा। V का मान -20 आने वाला है। मान लीजिए आपने इसको नहीं देख पाया, चलिए हटाइए, तो आप क्या करेंगे,
आपको यू वी एफ में रिलेशन में हमने आपको यू दे दिया, एफ दे दिया, तो आप इस फॉर्मूले में यू और एफ की वैल्यू रख दीजिए तो वी आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते, लेकिन आपको पता है v-20 आने वाला है। यदि आपने 6 स्थितियाँ अच्छी तरह से पढ़ी है ना, तो आपको पता है कि v-20 आने वाला है। देखिए, चूँकि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f का मान -10, 1/v निकालना है, प्लस 1/u -20 है, ये इसको प्लस में हो जाएगा, 1/+20 हो जाएगा, -1/10 इक्वल टू 1/v है। 20 एलसीएम ले लिया आपने, 20 से 1 बार जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 से 20 2 बार जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 1/v हो जाएगा, -1/20 इक्वल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। देखिए v इक्वल टू आ गया। उसने ये कहा था एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है। चूंकि अवतल दर्पण का फोकस इस तरफ होता ना ये, इसलिए f माइनस में ले ली, f माइनस में होगी ये। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रख दी जाए। वस्तु को हमेशा यहाँ रखते हैं, मुख्य वस्तु को आप दर्पण की हमेशा इस तरफ रखते हैं, तो u हमेशा नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f दे दी थी उसने। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु कहाँ रखी है? दर्पण से 20 सेंटीमीटर, यानी u दे दिया। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u, चूंकि u हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो u को हमने -20। उसने कहा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v कहलाता। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v कहलाता। बताइए, उसने आपको u और f दे दिया, v पूछा तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए। बस देखिए 1/f रख दिया, जो निकालना है u रख दिया, प्लस माइनस में लगे। यहाँ देखिए ये माइनस के 1/20 थे, इस तरफ प्लस के होगा, ये माइनस के पहले से थे। ये इनमें 20 एलसीएम ले लिया, 20 से 20 को डिवाइड किया 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, -10 से 20 को 2 का 1 में किया, तो ये -1 बचा, -1/20, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेट कीजिए, ये तो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन हल करना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं। उतारिए। देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा है, ये एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दी। आपको पता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको u चाहिए, v चाहिए और f चाहिए, वक्रता त्रिज्या नहीं चाहिए। उसने आपको अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दी। देखिए ये है अवतल दर्पण, ये p है, ये c है और इसके मिड पॉइंट f होता है। उसने अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे दी। यहाँ देखिए सॉल्यूशन देखिए आप। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। देखिए वक्रता त्रिज्या इस तरफ है तो माइनस की होगी। बताइए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आपको अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है -20 सेंटीमीटर। पता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल टू होगा -10 सेंटीमीटर। देखिए आपको वक्रता त्रिज्या नहीं चाहिए, आपको तो फोकस दूरी चाहिए। फोकस दूरी f इक्वल टू आ गया आपका -10 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी थी 20, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। बताइए फोकस दूरी तो वस्तु 15 पर रखी, यहाँ रखी है, यानी वस्तु C और F के बीच में रखी है, तो इसका प्रतिबिंब इसी तरफ बनेगा। पता है ना,
यदि कोई, आपको पता है अवतल दर्पण में केवल पी और एफ के बीच में यदि वस्तु रखी हो, यदि वस्तु पी और एफ के बीच में बनी हो तो प्रतिबिंब इस तरह बनता है। यदि वस्तु एफ पर रखी हो, सी और एफ के बीच में रखी हो, सी पर रखी हो, सी के बाहर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब इसी तरह बनेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए वस्तु कहाँ रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, फोकस दूरी 10 है और वस्तु रखी है 15 पे, यानी वस्तु रखी है सी और एफ के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब इसी तरह पाएगा, यानी वी नेगेटिव आने वाला है। ये हमने आपको पहले से भविष्यवाणी कर दी कि जो वी आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ में आए ना? आप पहले से तैयार रहिए वी को नेगेटिव में लाने के लिए। आपको एफ दे दिया हमने, आपको यू दे दिया, यू। यहाँ देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है, फोकस दूरी इतनी होगी। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। बताइए दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कितनी है? बताइए दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यू कितनी दी है? -15 सेंटीमीटर। क्योंकि वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाती है, दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखी जाती है वस्तु, इसलिए यू नेगेटिव। देखिए वस्तु चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु पी और एफ के बीच में कहीं रखी होती तो प्रतिबिंब इस तरफ बनता, तो वी पॉजिटिव हो जाता। लेकिन आपने देखा कि वस्तु सी और एफ के बीच में रखी है, इस कंडीशन में तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। ठीक है ना? तो यू यानी वी नेगेटिव आने वाला है। देखिए आपको वस्तु u दे दिया उसने, f दे दिया। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे कि चूंकि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, अवतल दर्पण के लिए u v f में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए है ये। अवतल दर्पण में भी यही फॉर्मूला होता, उत्तल दर्पण में भी यही होता। 1/f, f दिया -10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दिया, u दिया -15। अब आप क्या करिए, ये इसको लाइए इस तरफ, तो प्लस के 1/15 हो जाएंगे, और ये माइनस के 1/10 पहले के हैं, इक्वल टू 1/v। 30 आप एलसीएम ले लीजिए, 30 इनका 15 से 32, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, -3 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, -1 आएगा, -1/30 इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ देखिए प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, v इक्वल टू -30 आ गया। इस टाइप से आप ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये भी जनरल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा और कुछ बड़े बढ़ा के हम अगले पार्ट में, ये पार्ट 6 तो आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। आप अच्छी तरह से पूरी फिजिक्स के आप 6 ही पार्ट एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको अच्छी तरह से फिजिक्स याद करना है, आपको अच्छी तरह फिजिक्स सीखना है, तो आप 6 ही पार्ट एक बार तैयार करिए। आप जब 6 पार्ट पूरे एक बार तैयार कर लेंगे तो देखिए आप कभी जीवन में फिजिक्स भूल नहीं पाएंगे। आपको शुरू से लेके एंड तक एक बार फिर 6 पार्ट, और हमें ये संकेत देना है कि आपने पुराना रिवीजन किया है। देखिए सब्र की परीक्षा नहीं लेना, हमने बोला ना कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, पता है ना, होमवर्क भी कुछ लोगों के आ रहे हैं। आगे चल के आप ध्यान रखना, आगे चल के 7-8 दिन बाद आप जी समझ लीजिए, हमने जो बोला ना कि 7-8 दिन बाद आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे यदि होमवर्क नहीं करते हैं। तो आप लोग शुरू से लेके एंड तक पूरे 6 पार्ट देखिए, और हमें प्रूफ चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आई ना? इसके जो ऐड आते हैं, ऐड की फ़ोटो स्टेट ले लीजिए, उसमें आप पार्ट 6 पार्ट 5 आपने लिखा होगा, उसकी वो स्क्रीनशॉट लेके और हमें डाल दीजिए। बीच में आप एक कोई डेफिनेशन हो उसकी स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए, प्रूफ हो गया। ठीक, लेकिन आपको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं। आप जितना अच्छा 6 पार्ट तक सीख लेंगे उतना मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। आप रिवीजन जरूर करिए, लापरवाही नहीं करिए।
अगर लापरवाही करेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, ये ध्यान रखना। उतार लीजिए, 6वां पार्ट यहीं समाप्त हो जाएगा।